ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि वो हमेशा जब भी शादी की बात होते हैं तो वहां पर ये बात लागू होता है। हाल ही में एक शादी में एक लड़की ने मुझसे पूछ लिया कि गुरुजी एक बात बोलिए कि मेरा शादी में मेरा ससुराल पक्ष कैसा होगा। ससुराल से मुझे क्या मान सम्मान मिलेगा, या ससुराल मुझे अपनी बेटी के जैसे समझेगा। ससुराल पक्ष कैसा होगा, वो किस तरह से जाना जाए। आइए आज उसी के ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे कि किसी भी जातक व जातिका का जब भी शादी होता है उसका ससुराल पक्ष कैसा होता है, तो उसका जो इन लॉज होता है, इन लॉज कैसा व्यवहार उसके ऊपर करता है। ठीक है, इसका आज का टॉपिक होगा इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस, इसके लिए हमें कुछ चीजों पर हमें मुख्यतः ध्यान देना है कि पहले तो हमें लग्न कुंडली चाहिए। ये लग्न कुंडली एक उदाहरण कुंडली है, इसे समझ लीजिएगा। ये लग्न कुंडली है। यहां पर जैसे कि लड़कों का पिता का घर 9th हाउस होता है। 9th से ऑपोजिट जो है वो फादर इन लॉ का होता है। 3rd हाउस जो है वो फादर इन लॉ का होता है। माँ का घर 4th हाउस होता है। 4th से 7th हाउस जो है 10th हाउस। 10th हाउस जो है वो मदर इन लॉ का होता है, इन लॉ का होता है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए? 3rd लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड चाहिए। सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ पर 3rd लॉर्ड होता है मिथुन। मिथुन का जो अधिपति होता है वो है बुध देवता। ठीक है, और 10th लॉर्ड होता है यहाँ पर मकर। मकर का जो अधिपति होता है ये होता है शनि देवता। शनि देवता होता है, और हमें चाहिए 7th हाउस। ठीक है, और चाहिए क्या? 1 2 3 और 7th हाउस एंड लॉर्ड। यहाँ पर 7th हाउस जो होता है वो है तुला का अधिपति होता है शुक्र देवता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? और एक कुंडली चाहिए जो नवांश कुंडली होता है। हमें नवांश कुंडली चाहिए। ये नवांश कुंडली ग्रहों की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। नववांश कुंडली, ठीक है, ये D1 कुंडली जिसे लग्न कहते हैं, और ये नववांश कुंडली जो D9 कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमें देखना है कि जो 7th लॉर्ड है वो कहां पर बैठा है। सपोज अगर 7th लॉर्ड लग्न में बैठा हो या कहीं पर भी बैठा हो, ये मायने नहीं रखता है। 7th लॉर्ड सपोज जहां भी बैठा है, सपोज 7th लॉर्ड यहां पर 4th हाउस में बैठा है, शुक्र देवता 4th हाउस में बैठा है, तो इसे हमें वापस से क्या करना है? कहां पर बैठा है? शुक्र देवता 4th हाउस में बैठा है। ठीक है, कर्क में बैठा है, जलीय तत्व में बैठा है। फिर हमें देखना है कि ये कर्क में जहां पर बैठा है उसकी अधिपति, यहां पर जो कर्क का अधिपति होता है वो होता है चंद्र देवता। चंद्र देवता को हमें यहां देखना है। ठीक है, चंद्र देवता को हमें देखना है कि कहां पर बैठा है। चंद्र देवता अगर यहां जिस भी भाव में शुक्र देवता जन्म कुंडली में बैठा है, सपोज जन्म लग्न कुंडली में शुक्र देवता धनु में बैठा है, शुक्र देवता जिस भी नक्षत्र में बैठा है हमें उसे चाहिए।
शुक्र देवता, सपोज शुक्र देवता यहां पर अपने ही नक्षत्र में बैठा है, यानी क्या होगा, मूल पूर्वसारा नक्षत्र में बैठा है शुक्र देवता, धनु राशि में पूर्वसारा नक्षत्र में बैठा है। अगर पूर्वसारा का अधिपति फिर शुक्र हुआ, ठीक है, पूर्वसारा का अधिपति जो है वो होता है शुक्र देवता खुद। अभी शुक्र जहां पर बैठा है वो कर्क राशि हुआ, अगर चंद्र देवता का दृष्टि या चंद्र देवता खुद शुक्र के राशि में हुआ, सपोज यहां पर ये वृष राशि में अगर चंद्र देवता होता है या तुला में अगर चंद्र देवता होता है, या चंद्र का दृष्टि तुला में होता है या चंद्र का दृष्टि वृषभ में होता है, ये क्राइटेरिया से हमें क्या पता चलता है कि जातक व जातिका का जो है ससुराल पक्ष बहुत अच्छा होगा। और दो प्लेनेट है, वो क्या क्या है, रवि देवता और चंद्र देवता खुद, ये दोनों पितृमातृकारक जो प्लेनेट है उसे भी हमें कंसीडर यहां करना है, ठीक है। और ये रवि और चंद्र को हमें कहां देखना है, ये समझिएगा बात को। हमें यहां पर सर्वाष्टक वर्ग की जो कुंडली है उसे लेना है, सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली हमें लेना है। ये सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली है। यहां पर हमें क्या क्या लेना है, तीन प्लेनेट, रवि, चंद्र देवता और सेवेंथ लॉर्ड यहां पर क्या हुआ, शुक्र देवता। ये कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है, कुंडली पर जहां भी हो, सपोज चंद्र देवता लग्न में है और रवि देवता सपोज 4th हाउस में है, ठीक है, और शुक्र सपोज धनु में है। ऐसा भी कोई क्राइटेरिया हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जहां चंद्र, सूर्य और 7th लॉर्ड जहां जिस भी भाव में होगा, उस भाव में 28 और 28 से ऊपर, 28 और 28 से ऊपर का बिंदु होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि जातक व जातिका का जब भी शादी होगा, ससुराल पक्ष जातक व जातिका को बहुत अच्छा मिलता है और बहुत सपोर्टिव मिलता है, ठीक है, अपने बेटे जैसा, अपनी बेटी जैसा प्यार करने वाला ससुराल पक्ष मिलता है। इसके लिए और एक बार आप लोगों के साथ क्या देखना है, हमें 3rd हाउस और माफ कीजिएगा, और 3rd हाउस में 28 और 28 का ऊपर, और 9th हाउस में 28 और 28 का ऊपर, ये 5 भाव में होना चाहिए। कौन सा भाव में 28 और 28 के ऊपर होना चाहिए, लग्न में, 3rd हाउस में रवि चंद्र और 7th लॉर्ड और 9th हाउस में यहां पर क्या होना चाहिए, 28 और 28 के ऊपर बिंदु होना चाहिए। ये सर्वाष्टक वर्ग में हमें देखना है। तो क्या क्या देखना है, सर्वाष्टक वर्ग में हमें देखना है कि 3rd हाउस, 10th हाउस और 7th हाउस, इसमें 7th हाउस में 28 से ऊपर बिंदु होना चाहिए, माफ कीजिएगा, 28 से ऊपर बिंदु होना चाहिए, और 7th हाउस में 28 से अगर बिंदु, 28 और 28 से अगर ऊपर का बिंदु होता है तो, और 7th लॉर्ड को हमें देखना है कि वो नवांश में कहां पर बैठा है। नवांश में जहां बैठा है उसके अधिपति को हमें लेना है, उसके अधिपति को फिर से हमें लग्न कुंडली में देखना है, लग्न कुंडली में वो कहां पर बैठा है। अगर वो लग्न कुंडली में 7th लॉर्ड जहां पर जो जिस भी नक्षत्र में है
उस नक्षत्र में उस नक्षत्र अधिपति को हमें लेना है, उस नक्षत्र अधिपति से अगर डायरेक्ट कोई रिलेशन में आता है तो ऐसे जातक व जातिका का जो शादी के बाद ससुराल पक्ष बहुत अच्छा मिलता है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, इसे हमें थोड़ा कैलकुलेशन के माध्यम से समझना होता है कि कैसा रिजल्ट जातक व जातिका को मिलेगा। देखिए ज्योतिष शास्त्र इतना आसान भी नहीं है जितना आसान समझा जाता है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा कैलकुलेशन मेथड है, कैलकुलेटिव मेथड है, उसे हमें देखना है। मुख्यतः हमें लग्न, नवांश कुंडली, सर्वाष्टक वर्ग ये देखना है। फिर थर्ड हाउस, 10th हाउस, थर्ड लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 7th हाउस और 7th लॉर्ड, फिर रवि चंद्र हमें इसे देना है। फिर 7th लॉर्ड को हमें नवांश कुंडली में देखना है, जहां पर बैठा है उसे वापस से हमें लग्न कुंडली में कहा देखना है कि 7th लॉर्ड जिस नक्षत्र में है वो अगर उसके मित्र नक्षत्र में हुआ या उस नक्षत्र को अगर वो प्लेनेट अगर दृष्टि देता है या उस नक्षत्र का साथ अगर वो प्लेनेट का एसोसिएट होता है तो, और सर्वाष्टक वर्ग में लग्न में 3rd हाउस में और रवि जहां पर है वहां पर 7th हाउस में और चंद्रदेव का जहां पर है वहां पर अगर 28 और 28 से ज्यादा बिंदु होता है तो जातक व जातिका को और ससुराल पक्ष बहुत अच्छा मिलता है। और जब भी कोई परेशानी हो ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा हेल्प जातक व जातिका को मिलता है, अपने बेटा या बेटी के जैसा प्यार जो ससुराल पक्ष से जातक व जातिका को मिलता है। थोड़ा लंबा है वीडियो, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसे समझकर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्यूरेट फलादेश कर सकते हैं। तो इसी तरह मजेदार वीडियो आप लोगों के सम्मुख में लाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।